इस वीडियो में हम राइज नामक एक फिल्म का सारांश देंगे जो वर्ष 2022 में रिलीज हुई थी। 1990 में नाइजीरिया के चार्ल्स और वेरोनिका एंटेटोकोनम्पो नाम के एक जोड़े के पास फ्रांसिस नाम का एक बच्चा था। उनके पास पैसे की समस्या थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को अपने माता पिता के पास नाइजीरिया में छोड़ दिया और तुर्की में बेहतर जीवन की तलाश में चले गए। उन्हें अवैध अप्रवासी के रूप में तुर्की में रहने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे ग्रीस चले गए। ग्रीस में उन्होंने पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन जीवन अभी भी कठिन था। जब वेरोनिका का तीसरा बच्चा हुआ तो वे कानूनी रूप से ग्रीस में रहना चाहते थे, लेकिन उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उनका पासपोर्ट खो गया था। इसलिए वे अवैध अप्रवासी बनकर रह गए। 2004 तक उनके 5 बच्चे थे। वेरोनिका ने बच्चों को जीवित रहने के लिए सड़कों पर चीजें बेचना सिखाया। कभी कभी उन्हें आप्रवासन पुलिस से छिपना पड़ता था, लेकिन वे फिर भी खुश थे क्योंकि उनके पास जीने के लिए पर्याप्त सामान था। वेरोनिका ने चतुराई से उनके पैसे का प्रबंधन किया और उन्होंने बच्चों के लिए एक सॉकर बॉल भी खरीदी। चार्ल्स चाहते थे कि उनके लड़के भी उनकी तरह फुटबॉल से प्यार करें। उन्होंने उन्हें एक साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना सिखाया। सभी लड़के ग्रीस में पैदा हुए थे, इसलिए उनके ग्रीक नाम थे थानासिस, जियानिस, कोस्टास और एलेक्जेंड्रोस। 2007 में थानासिस और जियानिस बड़े हो गए थे। चार्ल्स फिर भी उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए ले गए। एक दिन उन्होंने बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखा और वे इसमें शामिल होना चाहते थे। अन्य बच्चों ने थानासिस और जियानिस को खेलने की अनुमति दी क्योंकि वे लंबे थे। पहले तो उन्हें खेल समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही सीख लिया। फिर थानासिस और जियानिस को एक बास्केटबॉल टीम में शामिल होने के लिए कहा गया, जहां वे मुफ्त में प्रशिक्षण ले सकते थे। इतिहास में केवल कुछ अफ्रीकी ही सफल बास्केटबॉल खिलाड़ी बन पाए हैं। एक कैमरून से सोफोक्लिस शोर्टसनाइटिस है, जो अब ग्रीस में रह रहा है। एक अन्य नाइजीरियाई हकीम ओलाजुवोन हैं, जिन्होंने ह्यूस्टन रॉकेट्स के लिए खेला और 2 बार NBA जीता। थानासिस और जियानिस, जो नाइजीरियाई भी हैं, बास्केटबॉल में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए ओलाजुवोन की सफलता से प्रेरित थे। चुनौती यह थी कि उन्हें अभ्यास के लिए दूर तक यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे वे चिंतित थे क्योंकि वे अवैध अप्रवासी थे और उन्हें परेशानी से बचना था। जोखिम के बावजूद वे मेट्रो बस से कोर्ट पहुंचे। रास्ते में उन्हें कुछ ऐसे लोगों से शत्रुता का सामना करना पड़ा जो अपने आसपास अप्रवासियों को नहीं चाहते थे। शुक्र है वे सुरक्षित पहुंच गए और उनकी ऊंचाई के कारण उन्हें अभ्यास करने की अनुमति दी गई। कोच श्री टाकिस ने उनसे कहा कि जब वे अगली बार प्रशिक्षण के लिए आए तो अपने माता पिता से अनुमति पत्र ले लें। लेकिन उनके पिता को जब पता चला कि थानासिस और जियानिस बास्केटबॉल प्रशिक्षण के लिए बहुत दूर गए हैं तो वे क्रोधित हो गए। उनके पिता आप्रवासन में रिपोर्ट किए जाने के परिणामों से डरते थे। हालांकि उनकी मां ने उनके जुनून को समझा और उनके पिता को अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया। अगले दिन थानासिस और जियानिस ने अभ्यास में ड्रिबलिंग और तेज ब्रेक सीखे। थानासिस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जियानिस को संघर्ष करना पड़ा। हालांकि जियानिस प्रयास जारी रखने के लिए दृढ़ था और थानासिस ने उसे पूरे समय प्रोत्साहित किया। इस बीच उनकी मां नाइजीरिया में अपने भाई फ्रांसिस के संपर्क में रहीं और एक दिन परिवार को फिर से एकजुट करने का वादा किया। परिवार ने अवैध आप्रवासी के रूप में कड़ी मेहनत की। चार्ल्स ने श्रम कार्य किया और वेरोनिका ने एक नर्सिंग होम में बुजुर्गों की देखभाल की। थानासिस और जियानिस का लक्ष्य बास्केटबॉल के माध्यम से अपने परिवार का स्तर ऊपर उठाना था। जैसे जैसे थानासिस के कौशल में सुधार हुआ, विभिन्न बास्केटबॉल टीमों ने रुचि दिखाई और थानासिस को ग्रीक नेशनल बास्केटबॉल टीम से एक प्रस्ताव भी मिला। चार्ल्स खुशखबरी से खुश थे, लेकिन उन्हें चिंता भी थी कि उनकी अवैध स्थिति उजागर हो सकती है। जोखिम के बावजूद चार्ल्स सहमत हो गए क्योंकि वह परिवार के आदर्श वाक्य में विश्वास करते थे, जब कोई सफल होता है तो सभी सफल होते हैं। थानासिस को ग्रीक नेशनल बास्केटबॉल टीम से एक साइनिंग बोनस भी मिला और परिवार बहुत खुश था। परिवार कुछ मौजमस्ती के लिए खुशखबरी का जश्न मनाने के लिए शहर गया। उनके माता पिता ने थानासिस और जियानिस के लिए 2 बास्केटबॉल जूते खरीदने की योजना बनाई, लेकिन जब उन्होंने चेक का उपयोग करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि चेक रद्द कर दिया गया था। यह पता चला कि बास्केटबॉल टीम को पता चल गया था कि वे अवैध आप्रवासी थे और बास्केटबॉल टीम सरकार के साथ परेशानी में पड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। इसलिए थानासिस को ग्रीक नेशनल बास्केटबॉल टीम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। थानासिस का दिल टूट गया था, लेकिन जियानिस ने उसका समर्थन किया और खुद को साबित करने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गया। जियानिस ने पहले से कहीं अधिक कठिन प्रशिक्षण लिया, जंप शॉट्स, ड्रिबलिंग और रिबाउंड का लगातार अभ्यास किया। अपने बेटों के समर्पण को देखकर उनके पिता चार्ल्स ने उन्हें आश्चर्यचकित करने का फैसला किया। चार्ल्स ने उनमें से प्रत्येक को नाइकी एयर फोर्स 1 बास्केटबॉल जूते खरीदे, यह महसूस करते हुए कि वे अपने प्रयास के लिए पुरस्कार के पात्र हैं। थानासिस और जियानिस बहुत खुश थे और उन्होंने उस रात अपने नए जूतों के साथ बारिश में बास्केटबॉल प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने का फैसला किया।
भले ही जियानिस ने अपने कौशल में सुधार किया था, लेकिन जियानिस अभी भी उतना अच्छा नहीं था। बास्केटबॉल अभ्यास के दौरान बहुत सारी गलतियां करने के कारण कोच जियानिस से नाराज थे। असफलताओं के बावजूद जियानिस खुद को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता रहा। जियानिस ने मैजिक जॉनसन के वीडियो देखे और हर दिन बास्केटबॉल खेला, अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। 2011 तक जियानिस ने बहुत सुधार किया था और अपनी टीम में सम्मान अर्जित किया था। एक महत्वपूर्ण मैच के दौरान थानासिस घायल हो गए और जियानिस टीम लीडर के रूप में आगे बढ़े। जियानिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी टीम को जीत दिलाई। 2 स्काउट्स ने उनकी प्रतिभा को देखा, लेकिन एक प्रभावशाली स्काउट पाको ने उनकी आप्रवासन स्थिति के कारण उन पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि दूसरे एजेंट हारिस ने उनके बास्केटबॉल करियर को बढ़ावा देने का वादा करते हुए थानासिस और जियानिस दोनों का प्रतिनिधित्व करने की पेशकश की। कुछ दिनों बाद हैरिस उनके घर बुरी खबर लेकर आए कि कोई भी ग्रीक बास्केटबॉल टीम अवैध आप्रवासी खिलाड़ियों को स्वीकार नहीं करेगी। हालांकि हारिस ने कहा कि जियानिस के पास अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIBA के लिए प्रयास करने का मौका है और इससे जियानिस को अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे उनके परिवार की आप्रवासन स्थिति पर ध्यान आ सकता था, लेकिन चार्ल्स अपने बेटों की सफलता के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। तब से जियानिस को अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी का भार महसूस हुआ। जियानिस ने और भी कठिन प्रशिक्षण लिया, कभी कभी अतिरिक्त अभ्यास के लिए रात भर कोर्ट पर रुकते थे। आखिरकार FIBA क्षेत्रीय प्रयास का दिन आ गया। जियानिस ने अपना दिल खोलकर खेला और उसका परिवार उसका समर्थन करने आया। उनके माता पिता चिंतित थे, विशेषकर चार्ल्स इतना घबरा गया कि वह कुछ देर के लिए बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर चला गया। इस बीच जियानिस बास्केटबॉल कोर्ट पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहे और सभी को प्रभावित करते रहे। बाद में थानासिस ने चार्ल्स को खबर दी कि जियानिस ने मैच में दबदबा बनाते हुए आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद चार्ल्स वापस अंदर गए और जियानिस को बधाई दी। इसके तुरंत बाद हारिस अच्छी खबर लेकर आए कि स्पेनिश बास्केटबॉल टीम बास्केट ज़ारागोजा जियानिस पर हस्ताक्षर करना चाहती थी। ग्रीक बास्केटबॉल टीमों के विपरीत स्पेनिश टीम जियानिस की आप्रवासन स्थिति के बावजूद जोखिम लेने को तैयार थी। जियानिस झिझक रहा था क्योंकि वह अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। तब जियानिस ने पूछा कि क्या उसका परिवार उसके साथ आ सकता है और हारिस को स्पेनिश बास्केटबॉल टीम के साथ फिर से बातचीत करने के लिए कहा गया। हैरिस के लौटने की प्रतीक्षा करते समय पाको अप्रत्याशित रूप से उनसे मिलने आया। पाको ने जियानिस को पैसे की पेशकश की और कहा कि कुछ ग्रीक बास्केटबॉल टीमें अब जियानिस को भर्ती करने और परिवार के लिए स्थायी निवास प्रदान करने की इच्छुक हैं। यह सब FIBA क्षेत्रीय प्रयास में जियानिस के प्रदर्शन और स्पेनिश बास्केटबॉल टीम की पेशकश के कारण था। तब पाको ने उनसे हारिस के बारे में भूल जाने को कहा। लुभावने प्रस्ताव के बावजूद परिवार ने पहले इस पर चर्चा करने का फैसला किया। चार्ल्स ग्रीक टीमों के प्रस्ताव से प्रलोभित थे क्योंकि इससे गारंटी थी कि वे ग्रीस में एक साथ रह सकते थे। हालांकि जियानिस और वेरोनिका को हारिस को छोड़ने में असहजता महसूस हुई, जिन्होंने उन्हें इस स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अंत में उन्होंने पाको के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे पाको बहुत क्रोधित हो गया और पाको ने उन्हें आव्रजन अधिकारियों को रिपोर्ट करने की धमकी दी। कुछ ही समय बाद हारिस अच्छी खबर लेकर आया। हारिस ने बताया कि स्पेनिश बास्केटबॉल टीम पूरे परिवार के लिए वीजा की गारंटी नहीं दे सकती। हालांकि हैरिस ने जियानिस को अमेरिकी NBA ड्राफ्ट सूची में शामिल किया था। हारिस ने जियानिस का प्रोफाइल वीडियो अमेरिका में एक साथी एजेंट को भेजा था, जिसने रुचि दिखाई और उस वर्ष के लिए NBA ड्राफ्ट में जियानिस को शामिल किया। यह पता चला है कि हारिस ने स्पेनिश बास्केटबॉल टीम के साथ जियानिस के अनुबंध में एक रिलीज क्लॉज शामिल किया था कि यदि कोई NBA टीम जियानिस को भर्ती करना चाहती थी तो जियानिस स्पेनिश लीग में खेले बिना अमेरिका जा सकता था। NBA टीम अमेरिका में जियानिस परिवार के वित्त और जरूरतों का ख्याल रखेगी। हालांकि यह निर्णय जोखिम भरा था, क्योंकि यदि जियानिस को NBA ड्राफ्ट में नहीं चुना गया तो जियानिस को अकेले स्पेन लौटना होगा और ग्रीस में उनकी पारिवारिक आप्रवासन स्थिति उजागर हो सकती है। वीजा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने के बाद अंततः वे सफल हुए। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण था, उन्हें अस्थायी वीजा दिया गया। थानासिस और हारिस जियानिस के साथ थे और वे न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरने के लिए हवाई अड्डे की ओर चल पड़े। जियानिस NBA ड्राफ्ट में चुने जाने और नाइजीरिया के अपने भाई फ्रांसिस के साथ अमेरिका में अपने परिवार को फिर से मिलाने के मिशन के साथ गए थे। आगमन पर एक अमेरिकी एजेंट केविन ने उनका स्वागत किया, जो हैरिस का सहयोगी भी था। बड़े शहर का दौरा जियानिस और थानासिस के लिए एक नया अनुभव था, खासकर तब जब जियानिस को NBA टीम द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। अगले दिन की योजना NBA ड्राफ्ट के लिए रणनीति बनाने की थी और नाइके शू कंपनी के प्रतिनिधियों से मिलने की भी थी, ताकि जियानिस को कंपनी से एक समर्थन सौदा मिलने की संभावना पर चर्चा की जा सके। जियानिस और थानासिस अपने पसंदीदा जूते के निर्माता नाइकी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे।
NBA ड्राफ्ट दिवस एक बड़ा आयोजन था जिसे पूरे अमेरिका में बास्केटबॉल प्रशंसकों ने देखा। हारिस और केविन ने जियानिस को 12वीं और 15वीं पसंद के बीच चुनने की योजना बनाई। संभावित रूप से फिलाडेल्फिया 76 ERS, यूटा जैज, न्यू ऑरलियंस पेलिकन या मिल्वॉकी बक्स जैसी टीमों द्वारा। उस शाम बाद में वे नाइके के प्रतिनिधि से मिले, जिन्होंने जियानिस से अन्य खिलाड़ियों की तुलना में उनके अद्वितीय गुणों के बारे में पूछा। जियानिस को यह महसूस हुआ कि उसमें कोई असाधारण गुण नहीं है। उसने अपनी पृष्ठभूमि और पारिवारिक कहानी साझा की। जियानिस ने अपने आप्रवासी पालन पोषण, गरीबी से अपने संघर्ष और ईमानदारी और वफादारी पर आधारित बास्केटबॉल के प्रति अपने समर्पण के बारे में बात की। नाइके के प्रतिनिधि जियानिस की कहानी से प्रभावित हुए और ड्राफ्ट दिवस के बाद समाचार देने का वादा किया। NBA ड्राफ्ट दिवस पर जियानिस एक शार्प सूट पहनकर कमरे में आया। घबराहट के बावजूद सभी को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। फिलाडेल्फिया 76 ERS, ओक्लाहोमा सिटी थंडर और यूटा जैज ने जियानिस में संभावनाएं देखी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अधिक अनुभवी खिलाड़ियों की तलाश में हैं। मिल्वॉकी बक्स के GM जॉन हैमंड के साथ एक लंबी चर्चा हुई। जॉन को जियानिस में दिलचस्पी थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जियानिस को और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, विशेष रूप से भेदी सुरक्षा में, और जोखिम भरी निवास स्थिति का उल्लेख किया। कोई वादा नहीं किया गया। जैसे ही डेविड स्टर्न NBA ड्राफ्ट चयनों की घोषणा करने के लिए आए, तनाव बढ़ गया, खासकर जियानिस के लिए, जिनके लिए यह सिर्फ करियर शुरू करने के बारे में नहीं था बल्कि अपने परिवार का समर्थन करने के बारे में था। पहली पसंद कनाडाई खिलाड़ी एंथोनी बेनेट थे, जिनका अंततः NBA करियर सफल नहीं रहा। दूसरे खिलाड़ी विक्टर ओलाडिपो थे, जो जियानिस की तरह नाइजीरियाई विरासत के थे। अंततः विक्टर का NBA करियर सफल रहा और उसने कई बार NBA ऑल स्टार्स में जगह बनाई। 14 खिलाड़ियों का चयन किया जा चुका है, केवल एक स्थान शेष है और जियानिस का चयन अभी तक नहीं किया गया है। जियानिस और बाकी लोग बहुत चिंतित थे, जिसमें उनका परिवार भी शामिल था, जो ग्रीस से देख रहा था। लेकिन अंततः जियानिस को मिल्वॉकी बक्स द्वारा 15वीं पिक में चुना गया। यह राहत और उत्साह का क्षण था। जियानिस NBA के शीर्ष खिलाड़ियों में से एक बन गए और मिल्वॉकी बक्स बास्केटबॉल टीम को कई सफलताएं दिलाईं। जियानिस अपने परिवार को भी अमेरिका में एक साथ लाया, जिसमें उसका सबसे बड़ा भाई फ्रांसिस भी शामिल था। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सदस्यता लेना न भूलें। शांति।